नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 11 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक चारागाह में कुछ गडरिये और उनकी कुछ भेड़ें हैं। लोगों और भेड़ों सहित सिरों की संख्या 60 है और कुल पैरों की संख्या 168 है। भेड़ों की संख्या कितनी है? देखो, एक्स मान के इसको कर सकते हैं, बट पेपर में आपको एक्स मान के नहीं करना है। आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर सिरों को गिना तो 60 थे, मतलब टोटल जो वहां पे थे गडरिये या भेड़ वो 60 थे। मैं 60 को ऐसे मानता हूँ कि अगर सारे 60 के 60 वो लोग ही थे तो एक किसी भी पर्सन को कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे। तो 60 दूनी 120 पैर हो जाएंगे। और अगर 60 की 60 भेड़ ही थी तो उनके टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 4 पैर होते भेड़ के, तो 6 चौक 24, 240 हो जाएंगे। पर क्वेश्चन में क्या है कि 168 पैर दे रखे हैं, तो 120 और 240 और बीच में 168 को रखा, और 168 से 120 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48, और 240 से 168 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72। और ये क्या होगा? 24 दूनी 48 और 24 थी 72। 3 और 2 के रेशियो में आ गए। 3 और 2 का कितना हो गया? सम 5, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा। तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 12 थी 36 और 12 दूनी 24। तो 36 तो लोग थे वहां पे और 24 वहां पे भेड़ थी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। अभी मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। बेसिक सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो लोग थे उनके 2 पैर थे और जो भेड़ थी उनके कितने पैर थे? उनके 4 पैर थे। तो 4 को हम 2 + 2 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 पैर तो सबके ही थे। तो अगर सबके ही 2 पैर थे तो कितने पैर आने चाहिए थे? अगर 60 लोग टोटल थे, भेड़ और लोग मिला के, और 2 पैर सबको थे, तो कितने होने चाहिए थे? 120 होने चाहिए थे टोटल पैर। पर हैं कितने पैर? 168। तो ये जो ऊपर जो बचे, ये 48 पैर जो बचे हुए थे, ये भेड़ के ये वाले पैर बचे हुए थे, क्योंकि ये तो 2 तो कंसीडर हो गए थे, ये पहले कंसीडर हो गए थे। तो ये जो बाद में जो 2 बचे हुए हैं ये 48 में घुसे हुए हैं। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ भेड़ बराबर क्या है? 48 पैर। तो भेड़ की संख्या यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 से 48 को काट देंगे, कितना? 24 बार। तो 24 भेड़ हैं और बाकी जो बचे वो लोग हैं। इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर। आपका मेथड ये अच्छा लगता है आपको, इससे कर लो। ये मेथड अच्छा लगता है, इससे कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 2/7वें भाग का 5/6वां भाग 1310 है तो संख्या क्या होगी? देखो, मैंने मान लिया कोई संख्या x है, इसका 2/7वां भाग और फिर 5/6 भाग, इसको क्या बोल रहे हैं? 1310। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 131 गुणा 6 सत्ते 42। अभी देखो, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं। 2 की गुणा 1 में करो तो लास्ट में 2 आना चाहिए। तो आप आंसर में देखो लास्ट में किस में 2 है यहाँ पे। अगर किसी और आंसर में भी 2 होता तब हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ती, बट अगर ऐसे ही वो बोल रहा है तो हम डायरेक्टली आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो भी आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड भी बच रहे हैं वो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, जब भी 5502 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 1269, 1568 और 1945 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 1568 से जब 1269 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 299। उसके बाद 1945 को से 1568 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 377। और 1945 से जब 1269 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 676। और इन तीनों वैल्यूज का अब हम HCF ले लेंगे। तो इनका HCF निकालेंगे तो सबसे बड़ा कॉमन आएगा 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर 13 हो जाएगा कि 13 से इन 3 नंबरों को अगर भाग देते हैं तो समान शेष बचता है। आप वेरीफाई करके भी देख लेना, तब भी यही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 1020 लोग और अन्य दिन 480 लोग आते हैं। शनिवार को शुरू करते हुए 30 दिन के महीने में लोगों की औसत संख्या कितनी है? स्टार्ट किए शनिवार से, तो 1 तारीख को तो शनिवार होगा, सैटरडे, और 2 तारीख को क्या होगा? संडे। अगर 2 को संडे पड़ा तो उसके बाद 9 तारीख को संडे पड़ेगा, उसके बाद 16 तारीख को संडे पड़ेगा, उसके बाद 23 तारीख को संडे पड़ेगा और उसके बाद 30 तारीख को संडे पड़ेगा।
तो संडे कितने हो गए, 5 संडे हो गए। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 5 तो संडे हो गए और बाकी दिन कितने बचे, 25। तो 25 दिनों के हिसाब से 480 हो गया और प्लस 5 के हिसाब से कितना हो गया, 1020 और बटे में कर दो 30। तो यहाँ से भी आप एवरेज निकाल सकते हो, बट पेपर में आपको इस तरह से नहीं करना, ये बेसिक मेथड है। आपको क्या करना है, आप ये मान लो, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड से आपको बता रहा हूँ कि आप ये मान लो कि 480 ही एवरेज आ गया हमारा। इससे क्या होगा कि देखो ये जो 25 दिन थे, इन्होंने तो 480 कंट्रीब्यूट किया, तो ये तो कुछ और कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे। ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया, संडे वाले ने, क्योंकि उस दिन 1020 लोग आए थे। तो 480 को अगर 1020 से मैं माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाता है 540। मतलब एक संडे ने 540 लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए, तो 5 संडे ने 540 के हिसाब से इतना कंट्रीब्यूट किया होगा। और ये जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए ये 30 में बट रहा होगा। और आप बोलोगे कि अदर डे क्यों नहीं आए, देखो 480 थे उनके और एवरेज ही में 480 मान के चल रहा हूँ, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, 5 से आप 30 को कट करो, 5 छंग 30 और 6 से 540 जाएगा, 6 नाम 54, 90। मतलब 90 कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहे हैं, तो 5 जो 480 था एवरेज उसमें 90 और जोड़ना पड़ेगा मेरे को, तब एग्जैक्ट आएगा कि कितना एवरेज बैठेगा। 9 8 17 और 4 1 5, 570 आएगा औसत, जो पूरे महीने का औसत बता सकते हैं हम। ये अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ये बेसिक मेथड था, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड था। इसको आप करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा 570। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7056 के विभाजकों का गुणनफल है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करते हैं कि ये स्क्वायर तो नहीं है। अगर ये स्क्वायर है तभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो ये दिखता है कि 84 का ही बेस है सारे आंसर में। इसका मतलब 84 पे ही चेक करके देख लेता हूँ, और मैंने चेक किया तो पता चला कि ये 84 का स्क्वायर ही 7056 होता है। अब मैं क्या करूँगा, 7056 के फैक्टर करूँगा सबसे पहले। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 3 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर 4 और 7 की पावर 2। तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मैं निकालूँ इसके टोटल, तो जो पावर है उनमें एक एक जोड़ देंगे हम। 2 + 1, इधर क्या होगा 4 + 1 और इधर क्या होगा 2 + 1। ये कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, 3 गुणा 5 और गुणा 3, मतलब 3 पंजे 15 थी 45। और अगर ये फैक्टर था, इनका गुणनफल पूछ रहा था, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये इसका स्क्वायर में नहीं होता ये वैल्यू तो इसका डिफरेंट होता है, वो थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। बट इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। 84 की पावर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं 45 आ रहे हैं, तो 84 की पावर 45। अगर ये आपको पूरा कंप्लीट समझना है मेथड तो आप मेरे को बताना, मैं इसको कंप्लीट समझा दूंगा। इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्या ने साइकिल से 12 किलोमीटर की दूरी को 90 मिनट में पूरा करने के लिए यात्रा शुरू की। उसने आधी दूरी को समय के 3/4वें भाग में पूरा किया। शेष दूरी को बाकी समय में पूरा करने के लिए सूर्या को कितनी गति से चलना चाहिए। देखो टोटल थी 12 किलोमीटर की डिस्टेंस, वो 6 किलोमीटर तो चल चुका है और इसने कितना टाइम लिया, इसमें 3/4 टाइम लिया। जो भी टाइम का 3/4 पार्ट था वो लिया। बाकी अब इसको 6 किलोमीटर और चलना है, तो इसके पास टाइम कितना बचा होगा, 1/4 टाइम बच रहा होगा। यहीं से मेरे को चाल निकालनी है। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी है 6 किलोमीटर और समय है 1/4। समय किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो मिनट को कर लेंगे हम घंटे में कन्वर्ट, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है मेरे को चाल। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं 60 से भाग कर दूंगा। 90 मिनट थी ये, तो मिनट को हटा दिया, घंटे में कन्वर्ट किया, 60 से ऊपर भाग कर दिया। अब देखो 30 दूनी 60 और 30 दिया 90, और 3 से 6 गया 2 बार, और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4, ये हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका चौथा वाला आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 21 वर्ष और 23 वर्ष के आयु वाले 2 व्यक्तियों के बदले 2 नए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। देखो अगर इसको आप बेसिक मेथड से करो तो कैसे करना है, मैंने मान लिया पहले 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु थी वो x थी, तो टोटल कितना हो गया 8x, और इनमें से क्या है 2 लोग चले गए, 21 वाला चला गया, 23 वाला चला गया, और फिर आए भी हैं 2 लोग। मैंने मान लिया उनका टोटल जो योग था उनकी आयु का वो a था, और एवरेज में नया निकाल रहा हूँ तो बटे में 8 करना होगा और बराबर, और x + 2 इसलिए कर दिया क्योंकि एज बढ़ गई, औसत आयु x से x + 2 होगी, उसने खुद बताया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 8x माइनस ये हो गया 44 + a
और ये 8 को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा 8x प्लस 16। 8x से 8x आपका कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 44, इधर चला जाएगा 16 यहाँ पे, तो ए की वैल्यू 60 आ गई। ये पूछ रहा है औसत आयु बताओ, तो 60/2 कर दूंगा तो हो गया 30 साल। ये क्वेश्चन हो गया, पर आपको इतना बड़ा नहीं करना है पेपर में, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको कहीं भी पता चल जाएंगी। आपको क्या करना है पेपर में जिससे आपके सेकंड्स, आपके माइक्रो सेकंड्स भी बच जाएं, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ये देखो 21 साल वाला लड़का गया और 23 साल वाला लड़का गया, इसका मतलब 44 साल तो ऐसे ही चले गए। तो जो 2 नए लोग आए होंगे वो 44 तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे, अगर उन्होंने औसत में 2 की वृद्धि कर दी तो इसका मतलब 44 तो वो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। इसके अलावा और क्या कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे कि 8 लोगों की 2 से एज बढ़ा दी उसने, मतलब 8 की अगर मैं 2 में गुणा करूं तो 16 एज और बढ़ा दी उन्होंने, 16 वर्ष। तो इसका मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो टोटल 60 कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अभी ये पूछ रहा है कि उनकी औसत उम्र बताओ, तो बट्टे में 2 कर लूंगा क्योंकि 2 लोगों की है 60, तो क्या आ जाएगा 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, बट अगर ये नहीं समझ आया तो पहले बेसिक देख लेना, फिर इसको समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1600 रुपये की कोई मूल राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 1840 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि की जाए तो उतने ही समय में वह कितना हो जाएगी। देखो 6 वर्षों में जो भी इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी उसमें 1840 रुपये हो गए 1600 रुपये के। अभी ये क्या कह रहा है कि 2% का ब्याज और लगा देता हूं मैं, तो कितना हो जाता है इस सेम टाइम में, मतलब 6 साल में ही। तो 6 साल में अगर एक साल में 2% है तो 6 साल में कितने परसेंट हो गया 12%। तो 1600 का 12% निकाल लेते हैं। तो 1600 का 12% डायरेक्ट देखो आप, मैं आपको बताता हूँ 10% कितना होगा, इस जीरो को हटा दो तो 160 हो गया 10%, और 1% कितना होगा 16, तो 2% कितना होगा 32। तो 160 तो हो गया 10% और 32 हो गया 2%। ये 10% है और ये 2% है। ये आपको डायरेक्ट लिखना नहीं है कहीं पे, ये आपको डायरेक्टली ऐसे दिमाग में आना चाहिए। ये कितना हो गया 192। तो 1840 तो उसकी जो भी प्रीवियस रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ ये जो 2% की वृद्धि हुई है। तो इससे कितना 192 रुपये और हो जाएंगे। तो 2 आ गया, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1, 2032 रुपये हो जाएंगे अगर 2% और बढ़ा देते पुरानी वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट को। मेरे को मतलब नहीं है वो कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है, मैं लिख लेता हूँ इधर ए बी और सी। ए बी का रेशियो कितना है 3 और 5, और बी सी का रेशियो है 3 और 5। देखो मैंने आपको बताया होगा 3 के आगे जगह खाली 3 लिख दो, 5 के आगे जगह खाली 5 लिख दो। ये 9 हो गया, ये 15 हो गया और ये 25 हो गया। अभी आप ए और सी का अनुपात लिखोगे तो ये हो जाएगा 9 और 25। अभी क्या कह रहा है रूट में बताओ इनको, तो रूट कर दो आप, अनुपात का भी रूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5। तो रूट ए और रूट सी का अनुपात हो जाएगा 3:5। इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x का 35% y के 165% के बराबर है। तो x का 35% लिख देता हूँ बराबर y का 165%। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल ही हो जाएगा डायरेक्ट, आप इसको 5 से कैंसिल कर लो, 5 7 35 और 5 से जाएगा 5 3 15 और 5 3 15। तो 7x बराबर 33y हो गया, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं x/y बराबर 33/7। x की वैल्यू 33 होगी और y की वैल्यू 7 हो गई। ये क्या बोल रहा है x और y के बीच का अंतर 1014 है। बट अगर देखो ये रेशियो की वैल्यू मुझे भी पता है, रेशियो की मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक्चुअल वैल्यू से। तो 33 और 7 का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो ये आता है 26, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है 1014। 26 की 1014 से कंपेयर करता हूँ तो 26 में गुणा करनी पड़ेगी 39 की, तब आएगा 1014। ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल बताओ। अब मैं योगफल निकालता हूँ तो 33 और 7 कितने हो गए 40। तो 40 में भी 39 की गुणा करनी होगी, क्योंकि मेरे को तो ये रेशियो की वैल्यू है, 40 रेशियो की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 39 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 40 की 39 में गुणा करी, ये हो गया 1560। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। और आप पूरा भी ना करो तो इतना देख लो कि ये 9 की अगर 4 में गुणा कर रहे हैं तो 6 आएगा, 9 चौक 36। तो इसमें 6 कहाँ पे आ रहा है उस हिसाब से देख लो। अगर पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, अगर पूरी करनी है तो आप डायरेक्टली आंसर फिर निकाल ही सकते हैं। तो चौथा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1152 में गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो 1152 का फैक्टर कर लो। अब फैक्टर भी आप ऐसे नंबर से करो
कि जो खुद पूर्ण वर्ग हो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने की गुणा और करनी पड़ेगी। जैसे 4 पूर्ण वर्ग है, और 4 से कैसे पता चला, क्योंकि 52 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो आ जाएगा 288। फिर 4 से डिवाइड कर लो आप, या इधर 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर 4 से गुणा कर लो, ये आ गया 18, फिर 9 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18। तो ये एक देखो, इसका भी वर्गमूल हो सकता है, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल। तो सिर्फ जो 2 बचा हुआ है इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसका मतलब अगर इसमें 1 और 2 आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दुकानदार के लिए टीवी सेट का क्रय मूल्य 44,000 रुपये। दुकानदार इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है, वह इसे 25% की छूट पर बेच देता है। दुकानदार के वास्तविक हानि का प्रतिशत है। देखो 44,000 रुपये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। 20% की वृद्धि करता है और 25% की छूट दे देता है। मैं मानता हूँ 100 रुपये थे, ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि कर दी इसने, 120 की हो गई, और फिर 25% की छूट भी दे रहा है। तो 25% छूट कितनी होगी, 30। तो ये वापस कितना आ गया, 90 रुपये। तो 100 रुपये की चीज़ थी, 90 में बेच दी उसने, तो कितने का लॉस हो गया उसको, 10% का लॉस हो गया। तो हानि कितनी हुई यहाँ पे, 10%। तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंक गणितीय श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। 98, 91, 84 और आगे ऐसे ही है कि पदों की संख्या ज्ञात करो जिन्हें शून्य योगफल के लिए अवश्य लिया जाना चाहिए। ये कह रहा है कि सम जो होता है ना, एस ऑफ एन, अर्थमेटिक सीरीज का जो सम होता है वो 0 होना चाहिए। तो अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, n/2 2a प्लस n-1 और d, और ये कह रहा है कि इसको 0 कर दो। n क्या है, नंबर ऑफ जितने भी टर्म्स है, मतलब पद है, और a होता है जो पहला नंबर है, और d होता है जो इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से क्या है, n/2, n मेरे को पता ही नहीं है तो n/2 ही लिखा रहने देता हूँ, और 2a की वैल्यू कितनी है 98, और प्लस n की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, d कितना है 91 में से 98 को घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, -7। तो ये -7 यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये बोल रहे हैं इसको 0 के बराबर रखो। तो n/2 तो यहाँ से हट ही जाएगा, यही बचेगा। और 98 दोनों कितने होते हैं, 196, और इसकी जब मैं गुणा करता हूँ तो ये होगा 7n, और प्लस का हो जाएगा 7 बराबर 0। 7n को इधर ले जाता हूँ, 196 और 7 कितने हो गए, 203 बराबर 7n। यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगा, 7 से इसको भाग दे देते हैं, 7 दूनी 14, 6 3 7 9 63। तो 29 पद होने चाहिए। उसके बाद 29 पद होने पे इस सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी सी किसी ज्यामितीय श्रेणी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है कि क्रमशः एक्सवा वाईवा और जेडवा पद है, तो एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये पूछ रहा है कि इसका मान बताओ। तो अगर ए बी सी ज्यामितीय श्रेणी के पद हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ कैपिटल ए मान लेता हूँ, ए आर की पावर x-1। ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी पद का होता है, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आर की पावर y-1, और इसी तरह c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आर की पावर z-1। यहाँ से मैं लॉग के टर्म्स में निकाल लेता हूँ, तो ये लॉग a करूँगा, जब मैं दोनों साइड लॉग लेता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग a और प्लस x-1 लॉग r। ये कैसे हुआ है ये मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से लॉग b की वैल्यू निकलेगी लॉग a प्लस y-1 और लॉग r। ऐसे ही यहाँ से लॉग c की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, लॉग a प्लस z-1 और लॉग हो गया r। अभी ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्या है, y-z लॉग a, उसके बाद z-x लॉग b और x-y लॉग c। अब यहाँ पे मेरे को लॉग a लॉग b और लॉग c की वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ी कैलकुलेशन होगी और सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा इसका आंसर। ये थोड़ी सी लॉन्ग है ये कैलकुलेशन, तो आप खुद से कर लेना, नहीं समझ आए तो मेरे को बताना, मैं इसको पूरा करा दूंगा। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 32√3 वर्ग मीटर है, इसकी भुजा बताओ। देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a², और इसने कितना दे रखा है 32√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 गुणा 2 ले लेता हूँ मैं। a की वैल्यू कितनी आई 32 दूनी 64, तो 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 8 हो जाएगा, और 2 का √2 हो जाएगा, तो 8√2 इस क्वेश्चन में भुजा की वैल्यू हो जाएगी। तो सेकंड वाला आंसर इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संकेंद्री वृत्तों का व्यास क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल बताओ। देखो संकेंद्री बोलते हैं कि एक ही केंद्र पे दो वृत्त हैं ये। तो अगर व्यास पहले का 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और बाहर वाले का व्यास कितना है 32 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आएगी 16 सेंटीमीटर। और ये वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, कैपिटल आर कितनी है 16 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 10 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 256 में से 100 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 156 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय ने एक फोन खरीदा और 25% का लाभ लेते हुए इसे विजय को बेच दिया, और विजय ने इसे 10% की हानि पर शंकर को बेच दिया, और शंकर ने इसके लिए 6750 रुपये का भुगतान किया। अजय ने फोन कितने में खरीदा था? देखो अजय था, उसके बाद विजय को दिया, उसके बाद शंकर को दिया। अजय ने विजय से 25% का फायदा कमाया और विजय को फिर 10% का लॉस हुआ। ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट, इस तरह के कई मेथड होते हैं, पॉपुलेशन और या एरिया इंक्रीज डिक्रीज, ये सेम मेथड होता है। तो 25% को आप फ्रैक्शन में अगर लिखोगे तो कितना होगा? 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 5 हो गई वैल्यू, और 10% का लॉस, तो 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो होता है 1/10। 10 पे 1 का लॉस, तो लॉस होने के बाद कितना हो गया 9। तो ये क्या आ गई 40 और ये होगी 45। तो 40 रुपए की चीज़ 45 में बिकी। स्टार्टिंग में 40 की थी, लास्ट में 45 की बिकी, पर ये एक्चुअल में 45 की नहीं बिकी, ये बिकी 6750 रुपए की। तो 45 को 6750 करने के लिए क्या करना होगा? 150 से गुणा करनी होगी। आप 45 से भाग दे के देख लेना कि कितना है, तो 150 ही आएगा। तो फिर 40 में भी 150 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 6000 रुपये। तो इसका स्टार्टिंग में कितना प्राइस था? 6000 रुपये प्राइस था इसका जब अजय ने फोन खरीदा था। इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन बिना किसी हॉल्ट के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दूसरे दिन ट्रेन समान गंतव्य तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हॉल्ट लेकर चलती है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? देखो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर ही है, ट्रेन मना नहीं कर रही चलने के लिए, बट उसको हॉल्ट दे दे के चलाया, मतलब रोक रोक के चलाया, उसकी वजह से वो 60 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाई। तो कितना किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर पाई? 20 किलोमीटर, और एक्चुअल में उसकी स्पीड तो उतनी ही रही होगी 80 की। ये टाइम है कि कितने टाइम के लिए उसने हॉल्ट लिया था। तो 20 से 80 को करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और ये 1/4 आर में, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर दो, आर हट जाएगा, मिनट आ जाएगा। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो 15 मिनट के लिए ट्रेन को रोके रखा। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर था। ये पूछ रहा है ना कितने देर के लिए रुकती है, तो 15 मिनट के लिए रुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को करने में राम की क्षमता क्रिस की तुलना 30% कम है। देखो 30% की वैल्यू क्या होती है? 3/10, और ये कह रहा है कि राम की जो क्षमता है वो क्रिस से 30% कम है। तो क्रिस को अगर मैं 10 मानूं तो इससे 3 कम हो जाएगी, 10 पे 3 कम, तो इसकी 7 हो जाएगी। अब ये कह रहा है राम किसी काम को करने के लिए 8 से 1/2 घंटे लेता है। तो कितने घंटे लिए इसने? 8 दूनी 16, 17/2 घंटे लेता है। तो टोटल काम इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 17 7 119/2 टोटल काम हो गया। तो ये जो क्रिस है ये कितने घंटे में करेगा? तो 119/2 और बटे में 10 से भाग कर दो टोटल काम में, तो हो जाएगा 119/20। 20 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 20 पंजे 100, और 19 बचे बटे में 20, 5 से ही 19/20। इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है ए और बी ने अपने घर से गोलकुंडा किले के लिए जाना शुरू किया। ए को किले तक पहुंचने में बी की तुलना में 20 मिनट ज्यादा लगे। साथ ही उनकी यात्रा की दरों के बीच का अनुपात 3:4 है। ये स्पीड का रेशियो दे रखा है। यदि ए दुगनी चाल से चलता है तो वो कितने समय में दूरी तय कर लेगा? देखो दोनों की स्पीड का रेशियो दे रखा है 3 और 4। ये ए है और ये है बी। तो देखो टाइम, जब अगर डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड का इनवर्स टाइम आ जाता है। तो टाइम कितना आ गया? 4 और 3 12 किलोमीटर में मान लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। ए को 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो देखो ए को यहाँ कितने लग रहे हैं? 4 घंटे, यहाँ लग रहे हैं 3 घंटे। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ मैं। तो 4 और 3 का डिफरेंस मैंने निकाला तो 1 घंटा है, मतलब 60 मिनट। बट ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिर्फ 20 मिनट लग रहे हैं। तो 60 को 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ये जो टाइम ले रहे हैं एक्चुअल में, इसमें भी बटे 3 करना पड़ेगा। तो ये 4/3 हो गया और ये 3/3 हो गया, तब इनका एग्जैक्ट टाइम निकल गया। अभी ये पूछ रहा है कि अगर ये दुगनी चाल से चलता है तो कितनी देर में पहुंच जाएगा?
नॉर्मल चाल से चल रहा है तो ये 4/3 घंटे में पहुंच रहा है। अगर दुगनी चाल से चलेगा तो और हाफ हो जाएगा इसका टाइम, तो बटे में 2 से भाग कर देंगे इसको। और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर दी, 3 से हो गया 20 और 20 दूनी 40, मतलब इसको 40 मिनट लगेंगे अगर ये दुगनी स्पीड से जाएगा। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर है। आपको अगर किलोमीटर निकालने तो यहाँ 3 से भाग किया तो यहाँ पे भी 3 से भाग कर देंगे, मतलब गोलकुंडा कितने किलोमीटर था, 4 किलोमीटर था। आप स्पीड भी निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, तो इस मेथड से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मेरे को समय चाहिए था, मैंने वो निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ए बी और सी में एक रिलेशन दे रखा है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 से मैं कैंसिल करता हूँ, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 7 बार, मतलब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7, और ये रेशियो की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप के लगा के भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है उससे। ये 3 के हो गए, 4 के हो गए, 7 के हो गया, और बटे करोगे फिर के नीचे आएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। ए बी सी प्लस में तो 3 और 4 7, और 7 कितना हो गया 14, और बटे में सी है कितना है 7, और यहाँ देखो के आ जाता, दोनों साइड कैंसिल हो जाता, 7 दूनी 14 आ जाता, क्योंकि ये रेशियो में नीचे भी सी आ रहा है, इसलिए रेशियो की जो वैल्यू थी के की वो कोई मतलब नहीं रखती। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर है और पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, लेकिन वह अपनी बेटी की मदद से उसी काम को 6 दिनों में कर सकती है। उसकी बेटी अकेली कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है? तो देखो, जब उसकी माँ ने काम किया तो 10 दिन में किया, और दोनों माँ बेटी ने मिलकर किया तो 6 दिन में किया। 10 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। इसकी माँ की एफिशिएंसी 3 हो गई और दोनों की एफिशिएंसी 5 आ गई। इसका मतलब 5 से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 3 को, तो ये जो 2 एफिशिएंसी है, ये कार्य क्षमता, ये बेटी की है, तो 30 काम है और 2 की कार्य क्षमता है, तो कितने दिन में काम करेगी? 15 दिन में। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा 15 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 12,000 रुपये में एक काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, तो ए 12 दिन में कर सकता है। उसके बाद बी 16 दिन में कर सकता है, तो बी का 16 दिन का कर लिया, और तीनों मिलकर उसको 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी तीनों 6 दिन में कर सकते हैं। तो 12, 16 और 6 का एलसीएम ले लिए, हो गए 96, तो हो गया 12 8 96। ए की कार्य क्षमता 8 और 16 6 96, बी की कार्य क्षमता 6, और तीनों की कार्य क्षमता एक साथ किया तो हो जाएगा 16 6 96, तो तीनों की कार्य क्षमता 16 हो जाएगी। अभी ये कह रहा है कि बी का हिस्सेदारी बताओ, तो बी को कितना 6 मिलेगा और कितने से मिलेगा? 16 से, क्योंकि तीनों की कार्य क्षमता 16 है। और इस कितने पैसे को हम बांट रहे हैं? हम 12,000 रुपये को बांट रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 बढ़ जाएगा, और ये 4 तिया 12, 3,000 हो गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तिया 6, और 2 से 3,000 गया 1500 बार, और 1500 तिया कितने हो गए? 4500। मतलब ये बी का शेयर आ गया 4500 रुपये। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा किसी समीकरण के मूल है और ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 1/α² प्लस 1/β²। देखो, अगर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है, कितना होता है? माइनस का b बटे, और मूलों का गुणनफल कितना होता है? अल्फा बीटा, ये होता है c बटे। ए बी सी आपको यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे कि a है x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि ये एक्चुअल में निकालना क्या है। तो α² प्लस β² अपॉन में α² प्लस β²। अब ये वैल्यू आपको निकालनी है और इन दोनों इक्वेशन से निकालनी है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। कैसे निकालेंगे? पहली वाली इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया और इधर माइनस b/a का स्क्वायर हो गया। इसी होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो हो जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, और बराबर में हो जाएगा b² अपॉन a²। 2α बीटा को इधर ले आता हूँ तो हो जाएगा b² अपॉन a², और माइनस में 2α बीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो ये क्या होगी 2c अपॉन a। और यहाँ पे ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। α² प्लस β² की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, b² अपॉन a² माइनस का 2c अपॉन a, और नीचे में α² β²। तो अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है c बटे, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो c² अपॉन a²। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर a² में एलसीएम में लेता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा b² और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2ac, और बटे में क्या है c² अपॉन a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा b² माइनस 2ac, और अपॉन में हो जाएगा c²। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा b² माइनस 2ac अपॉन में c²।
सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि ये समीकरण दे रखी है और इसके मूल समान है, तो पी की वैल्यू बताओ। देखो किसी भी इक्वेशन के मूल अगर समान होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। अब इसमें बी स्क्वायर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -2 की पावर p + 1 है, और इसका स्क्वायर कर देंगे फिर हम। और माइनस में 4a की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या 1 है यहाँ पे, और c की वैल्यू कितनी है 16, बराबर हो गया 0। माइनस की कोई भी वैल्यू उसका स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाती है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर में 2p + 1 हो जाएगी। और यहाँ से 16 चौके 64, इधर 64 लिख देंगे। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होती है, और इधर क्या 2 की पावर 2p + 1। अभी देखो दोनों तरफ आधार सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी, तो 2p + 1 बराबर हो गया 6, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 हो गया, और p बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2, p की वैल्यू 2 आ गई। इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पेपर में सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपको अगर इसी तरह की और वीडियो चाहिए या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।